नमस्कार, स्वागत है आपका सत्यहिंदी.com के खास कार्यक्रम सुनिए सच में। मैं हूं नीलू व्यास और इस प्रोग्राम के जरिए आप तक पहुंचाती हूं दिन भर की 5 बड़ी खबरों का विश्लेषण। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की हेडलाइन से। धर्म संसद मामले में जहरीले बयान देने वाले लोग पुलिस अफसर से बोले लड़का हमारी तरफ होगा। नसीरुद्दीन शाह बोले मुसलमान सामना करेंगे, देश गृह युद्ध की ओर बढ़ रहा है। योगी सरकार ने यूपी को किया कोरोना प्रभावित राज्य घोषित, क्या चुनाव टालने की मंशा। 100 अरब डॉलर की रिकॉर्ड ऊंचाई पर भारत चीन व्यापार, राहुल ने मोदी सरकार को घेरा। जल्द ही भारत में आ सकती है कोरोना की नई लहर, केम्ब्रिज ट्रैकर का दावा। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारी आज की पहली बड़ी खबर से और ये खबर जुड़ी हुई है धर्म संसद से जुड़ी हुई। और रोज हम इस बात की बात करते हैं और ये सवाल खड़े करते हैं कि आखिर धर्म संसद में जहर उगलने वाले लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है, उन्हें गिरफ्तार क्यों नहीं किया जा रहा है। गिरफ्तारी तो छोड़ दीजिए, एक वीडियो अब सामने आया है और उस वीडियो में प्रबोधानंद गिरी जी जो कि हिंदू रक्षा सेना के हैं, साध्वी अन्नपूर्णा और ये जो तमाम बड़े बड़े लोग थे जिन्होंने मुसलमानों के खिलाफ नरसंहार की बात कही थी, वो एक पुलिस थाने में गए हैं। उस वीडियो में देखा जा रहा है और उस पुलिस थाने में जाकर उन्होंने एक काउंटर एफआईआर दर्ज कराने की कोशिश की है। और इन सारे साधु संतों का, जिसमें कि साध्वी अन्नपूर्णा हैं, प्रबोधानंद गिरी जी हैं, यति नरसिंहानंद जी हैं, वो ये पुलिस वालों से कह रहे हैं कि धर्म संसद में हिस्सा लेने वाले जितने भी लोग थे और उनका ये मानना है कि जो मौलानाओं के खिलाफ एफआईआर उन्होंने दर्ज करी है वो इसलिए है क्योंकि हिंदू उनके खिलाफ साजिश कर रहे हैं और इसीलिए इसी आधार पर ये साधु संत थाने पहुंचे और उन्होंने एक काउंटर एफआईआर दर्ज कराई है और यही कहा है कि हिंदुओं के खिलाफ साजिश हो रही है, इसलिए मौलानाओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज करो और उन्हें सजा दी जाए। और साथ में वो पुलिस से ये भी कह रहे हैं कि आपको निष्पक्ष रहना है और आपको ये दिखाना है कि आप निष्पक्ष हैं। और आपको ये भी बता दें कि उस वीडियो में जो साध्वी अन्नपूर्णा है वो जो इंस्पेक्टर हैं राकेश कठैत उस पुलिस थाने के, उसमें वो कहती हैं कि आपके ओर से संदेश जाना चाहिए कि आप पक्षपाती नहीं हैं और आप प्रशासनिक अधिकारी हैं, सबके प्रति बराबर हैं। उसके बाद यति नरसिंहानंद जी बोलते हुए दिखते हैं कि निष्पक्ष क्यों, हमारा लड़का है, हमारी तरफ होगा। और साथ में पुलिस वाले ठहाके लगाते हैं। और आप क्या इसके बारे में क्या संदेश जाता है इस वीडियो के बारे में, जहां पर पुलिस के अधिकारी, पुलिस के इंस्पेक्टर्स ठहाके लगाते हुए नजर आ रहे हैं यति नरसिंहानंद और साध्वी अन्नपूर्णा जी लोगों के साथ। और यति नरसिंहानंद का ये कहना कि निष्पक्ष क्यों, ये लड़का हमारा है, हमारी तरफदारी करेगा, इसका मतलब कि उनको इस बात का बिल्कुल अंदाजा है कि उनके खिलाफ तो पुलिस कभी जाएगी ही नहीं। और इस अंदाज में तभी बातें होती हैं जब उनको ये पता है कि उन्हें राजनीतिक समर्थन मिला है, उनके खिलाफ कोई सजा नहीं होगी। तो एक पॉलिटिकल एजेंडा के तहत इस तरीके का काम किया जा रहा है। उधर एक तरफ ये वीडियो वायरल हुआ है और दूसरी तरफ कल धर्म संसद की एक बैठक भी हुई थी और उस बैठक में 21 सदस्यों की एक कमेटी बनाई गई है और ये कहा गया है कि इस धर्म संसद को एक देशव्यापी कार्यक्रम के तौर पर देश के अलग अलग शहरों में लेकर जाया जाएगा। तो आप ये देख लीजिए कि अगर देश के अलग अलग राज्यों में, अलग अलग शहरों में इस तरीके का कार्यक्रम होगा, चुनाव सिर पर है और पुलिस कार्रवाई नहीं करेगी, गिरफ्तार नहीं करेगी, बल्कि ठहाका लगाते हुए नजर आएगी जैसा कि ये वीडियो में हुआ है, तो आप सोच सकते हैं कि कितनी नफरत का माहौल आने वाले दिनों में बढ़ेगा। लेकिन इसे काबू कौन करेगा? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ये चीजें नहीं दिख रही हैं? क्या बीजेपी की सरकार को नहीं दिख रही है या पुलिस को नहीं दिख रही है? लेकिन सब चुप इसलिए हैं क्योंकि ये एक पॉलिटिकल एजेंडा है। एजेंडा ये है कि इस तरीके से हिंदुत्व के आड़ में नफरत फैलाओ, मुसलमानों को दूसरे दर्जे का बताओ और उन्हें ये बताओ कि देखिए अब भारत में रहना है तो हिंदुओं की बात ही माननी पड़ेगी। तो सवाल ये उठता है कि ओपनली, खुलेआम अब बीजेपी क्यों नहीं कह रही है कि उसे हिंदू राष्ट्र बनाना है, लेकिन ऐसा नहीं कहेगी। इस पर फीडबैक दीजिएगा, मैं आगे चलती हूँ। अगली खबर जुड़ी हुई है बॉलीवुड एक्टर नसीरुद्दीन शाह से जुड़ी हुई। नसीरुद्दीन शाह भी इसी धर्म संसद को लेकर काफी चिंतित नजर आ रहे हैं। उन्होंने द वायर को एक इंटरव्यू दिया है जिसमें कि करण थापर उनसे कई सवाल धर्म संसद के मामले में पूछ रहे थे और नसीरुद्दीन शाह ने कहा कि गृह युद्ध
की स्थिति बिल्कुल बन रही है, जिस तरीके से मुसलमानों के नरसंहार की बातें कही गई हैं। और उन्होंने कहा कि हैरानी हो रही है, ये जो धार्मिक नेता हैं यानी कि जो हिंदू साधु संत हैं, उन्हें नहीं पता कि वो किस तरीके की वो बातें कर रहे हैं, और इसीलिए वैसा लग रहा है कि गृह युद्ध जैसी स्थिति बन रही है। उसके बाद नसीरुद्दीन शाह ने कहा कि 20 करोड़ की आबादी को इस तरह खत्म करने की बात नहीं कोई कर सकता। उन्होंने ये भी कहा कि हम सब यहीं के हैं, हमारी पढ़ाई यहीं की है, और इसके प्रतिशोध में अगर कोई बड़ा आंदोलन शुरू होता है तो उससे देश को भारी नुकसान हो सकता है। तो काफ़ी गंभीर बातें नसीरुद्दीन शाह ने कही है, और उन्होंने कहा है कि मुसलमानों को डराया जा रहा है और उसी की दिशा में ये उठाया हुआ एक कदम है, लेकिन मुसलमानों को इस झांसे में नहीं पड़ना चाहिए। उन्होंने कहा कि हमें अपने घरों को, ज़मीनों को और परिवारों की रक्षा कैसे की जाए, उसके लिए अब लड़ना होगा। और साथ में यही कहा उन्होंने कि मुसलमानों को असुरक्षित करने का ये सबसे ठोस तरीका है जो कि सरकार द्वारा प्रायोजित एक चलाया जा रहा कार्यक्रम है। साथ में उन्होंने ये भी कहा कि सत्ता जो पक्ष के लोग हैं उनके लिए अलगाववाद एक नीति बन गई है, और ऊपर से ही ये सारे ऑर्डर्स आते हैं, क्योंकि ऊपर से ये बोला जाता है कि औरंगजेब का जिक्र किया जाता है, तो ये चीज़ें ऊपर से शुरू होती हैं और फिर ये नीचे ट्रिकल डाउन करती हैं। तो नसीरुद्दीन शाह ने काफ़ी गंभीर बातें कही हैं, लेकिन उनकी बातें कौन सुन रहा है? लोग बोल रहे हैं, चर्चाएं हो रही हैं इसको लेकर। जो लोग धर्मनिरपेक्षता के बारे में सोचते हैं, संविधान के बारे में सोचते हैं, लोकतंत्र के बारे में सोचते हैं, आज वो लोग इन सारी चीज़ों पर सवाल खड़े कर रहे हैं, और उन्हीं में से है नसीरुद्दीन शाह भी। लेकिन सवाल ये उठता है कि ऐसे लोगों के खिलाफ जब सरकार कोई कार्रवाई नहीं करेगी, किसी तरीके की रोक लगाने पर नहीं वो ज़रूरी नहीं समझती, तो ऐसी चीज़ों पर लगाम कैसे लगाई जाएगी? इसका एक ही परिणाम होगा कि हमारा लोकतंत्र बिगड़ेगा, देश की जो सामाजिक स्थिति है वो बिगड़ेगी, समाज कमज़ोर होगा, और साथ में पूरी विश्व में भारत की थू थू होगी। लेकिन क्या मोदी सरकार को इससे कोई फर्क पड़ता है? शायद नहीं। इस पर फीडबैक दीजिएगा, मैं आगे चलती हूँ। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश की, जहां पर कल देर रात ये खबर आई थी कि उत्तर प्रदेश के राज्यपाल ने निर्देश दिया है कि यूपी को कोरोना प्रभावित घोषित कर दिया जाए। और सरकार की एक विज्ञप्ति आई थी जिसमें ये कहा गया था कि यूपी लोक स्वास्थ्य एवं महामारी रोग नियंत्रण अधिनियम 2020 की धारा 3 के तहत संपूर्ण उत्तर प्रदेश को कोविड प्रभावित घोषित किया जा रहा है। और ये जो उद्घोषणा है ये 31 मार्च तक या फिर अगले आदेश तक जारी रहेगी। तो यहाँ पर 2-3 सवाल खड़े होते हैं कि ये प्रेस विज्ञप्ति क्या बताती है और इसके पीछे की मंशा क्या है, और अगर पूरा उत्तर प्रदेश कोरोना प्रभावित है तो क्या सरकार रैलीज पर रोक लगाने के लिए तैयार हो गई है? रैलीज तो हो रही हैं, लेकिन आपने पूरे राज्य को कोरोना प्रभावित कह दिया है। और ये जो उद्घोषणा आई है उससे एक सवाल और जो खड़ा हो रहा है कि क्या चुनाव टालने की तैयारी में है? आपको याद दिला दें कि जो चुनाव आयोग है उसकी पूरी टीम यूपी के 3 दिन के दौरे पर थी, और आज वो दूसरा दिन है। कल भी वो दौरे पर रहेंगे और उसके बाद वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। लेकिन क्योंकि बीच में ही चुनाव आयोग के दौरे के बीच में इस तरीके की प्रेस विज्ञप्ति आई है, तो लोग ये चर्चा कर रहे हैं कि क्या चुनाव टालने की मंशा है, क्योंकि बीजेपी को ये पता है कि कोरोना के बहाने चुनाव टाल दिया जाएगा। लेकिन ये भी सवाल खड़े हो रहे हैं कि बीजेपी को ऐसा लग रहा है कि उसकी हालत उत्तर प्रदेश में बहुत खराब है, इसलिए यूपी को कोरोना घोषित कर दो और उसी बहाने चुनाव टाल दो, और फिर उनको थोड़ा सा और टाइम बाइंग एक जो उनकी जो एक स्ट्रैटेजी है वो उसको तैयार कर लेंगे, और उसके बाद फिर वो देखेंगे कि चुनाव कैसे लड़ना है। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या चुनाव टाला जाएगा, चुनाव आयोग की इसमें क्या भूमिका होगी, और उससे भी बड़ा सवाल कि आप अगर उसको कोरोना प्रभावित क्षेत्र अगर घोषित करते हैं पूरे राज्य को, तो आप रैलीज पर रोक क्यों नहीं लगा पा रहे हैं? आज सरकार इसको लेकर बिल्कुल चुप है। तो देखना यह होगा कि क्या जो विधानसभा के चुनाव हैं उनको टाला जाएगा, ये एक अहम मुद्दा है। इस पर फीडबैक दीजिएगा, मैं आगे चलती हूँ। अब बात करते हैं भारत और चीन के रिश्ते के बीच। आपने देखा था कि कल किस तरीके से ग्लोबल टाइम्स की रिपोर्ट आई थी, और उस रिपोर्ट में ये कहा गया था कि जो भारत और चीन का जो कारोबार है वो एक ऑल टाइम रिकॉर्ड हाई पर है। नवंबर तक का जो आंकड़ा आया है उसमें $100 अरब का कारोबार भारत और चीन के बीच हुआ है।
और उसी रिपोर्ट में, जो ग्लोबल टाइम्स की रिपोर्ट है, उसमें ये कहा गया है कि चीन, कोई भी जो राजनीतिक नैरेटिव है वो कुछ भी हो, लेकिन चीन को भारत के दुश्मन के रूप में देखना ये विकल्प नहीं है। ये चीन की जो मीडिया है उसका कहना है। और आज उसको लेकर राहुल गांधी ने सरकार को घेरने की कोशिश किया है और उन्होंने ट्वीट किया है कि अब चीनी कब्जे का सत्य मान लेना चाहिए। और ये चीज़ें तब हो रही हैं जब सैन्य स्तर पर जो पूर्वी लद्दाख है उसको लेकर बातचीत अभी चल रही है, अभी फिर से होने वाली है। उसको लेकर अभी कोई बातचीत नहीं क्लैरिटी से दिख रही है कि आगे उसमें क्या होगा। लेकिन ये रिपोर्ट के आने के बाद अगर बार बार राहुल गांधी इस चीज़ पर सवाल खड़ा कर रहे हैं कि अब जो भारत है वो बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि चीन के कब्जे में है और उसका सत्य मान लेना चाहिए, तो आखिर भारत सरकार की प्रतिक्रिया इस पर क्या होगी? चीन में जो बने जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उनका बहिष्कार करने का एक नाटक करती है सरकार। और पिछले दिनों आपने देखा था कि किस तरीके से चीनी जो उत्पाद हैं उनका बहिष्कार करने की सरकार ने कोशिश की थी और चीन को आइसोलेट करने की कोशिश किया था। तो कहती कुछ है और करती कुछ है सरकार। एक तरफ आप बहिष्कार करते हैं और दूसरी तरफ जो अपनी जो आर्थिक इंटरेस्ट हैं, जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट हैं, उनको देखते हुए आपका जो कारोबार है वो कहीं भी नहीं रुक रहा है, बल्कि ऑल टाइम रिकॉर्ड हाई पे है, $100 अरब। तो राहुल गांधी ने अगर आज ये बात कही है कि अब चीनी कब्जे का सत्य हमें मान लेना चाहिए, तो ये इस बात से एक बात बिल्कुल साफ है कि सरकार, ऐसा लग रहा है कि चीन को आंखें नहीं दिखा सकती जिस तरह से वो पाकिस्तान को आंखें दिखाती है। वहाँ क्यों? क्योंकि वहाँ पर उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट जुड़ा हुआ है, और जब इकोनॉमिक इंटरेस्ट जुड़ा हुआ होगा तो चीन भारत की भूमि पर, भारत की धरती पर, भारत की ज़मीन पर जितना भी कब्जा कर लेगी, भारत उसको प्रिवेंट नहीं कर पाएगा। कैसे कर पाएगा? क्योंकि वहाँ पर इकोनॉमिक इंटरेस्ट जुड़ा हुआ है। तो जो चाइना को लेकर सरकार की पॉलिसी है वो बिल्कुल क्लियर नहीं है। एक तरफ आप बहिष्कार करते हैं उत्पादों का और दूसरी तरफ आपके जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट हैं और जो बिजनेस इंटरेस्ट है वो $100 अरब तक का हो गया है। तो क्या है चीन के कब्जे की सत्यता, ये भारत सरकार को क्लियर करनी चाहिए। और जब तक ये बातें क्लियरली सामने नहीं आती हैं, तब तक चीन के उत्पादों का बहिष्कार करना केवल एक आडंबर है, एक नाटक है। इस पर फीडबैक दीजिएगा, मैं आगे चलती हूँ। आखिरी खबर में बात करते हैं ओमिक्रॉन वेरिएंट की। जी हाँ, जिसका संकट गहराता जा रहा है और अभी एक बहुत चिंताजनक एक केम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, केम्ब्रिज ट्रैकर की एक रिपोर्ट है जो कह रही है कि जो कोरोना के मामले हैं वो बढ़ सकते हैं। तीव्र अल्पकालिक वायरस की लहर में भारत प्रवेश कर सकता है। केम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के जो प्रोफेसर हैं कॉल कैटमन, उन्होंने कहा है कि जो दैनिक मामलों में विस्फोट की स्थिति आ सकती है, हालांकि ये स्थिति कम समय के लिए रहेगी और नए संक्रमण बढ़ेंगे, यानी कि नए वेरिएंट्स और भी आएंगे। तो सवाल ये उठता है कि केम्ब्रिज ट्रैकर की रिपोर्ट पर लोगों को ज़्यादा संदेह नहीं होता, क्योंकि अभी 24 दिसंबर को ही केम्ब्रिज ट्रैकर ने कहा था कि जो 6 राज्य हैं वो बहुत ज़्यादा प्रभावित होंगे। और आप ऑलरेडी देख रहे हैं कि महाराष्ट्र, दिल्ली, केरला और भी कई राज्य हैं जहां पर ओमिक्रॉन के वेरिएंट्स बढ़ गए हैं और ओमिक्रॉन इस समय 700 से ज़्यादा मामले देश में हो गए हैं। तो वाकई में एक चिंता की स्थिति बनी हुई है और जिस तेज़ी से ओमिक्रॉन के का वेरिएंट मल्टीप्लाई करता है वो वाकई में एक चिंताजनक स्थिति है। लेकिन ऐसे में सरकार क्या करेगी? टीकाकरण पूरी तरह से अभी नहीं हो रहा है, दवाइयाँ आ गई हैं, बूस्टर डोज का ऐलान तो हो गया है प्रिकॉशनरी डोज के नाम पर, लेकिन जब तक चीज़ें लोगों को मिल नहीं जाती तब तक जिस तेज़ी से ये वायरस बढ़ रहा है तो उसको शायद काबू करना मुश्किल हो जाएगा। तो सतर्कता और सावधान रहना बहुत ज़रूरी है। सुनिए सच की 5 बड़ी खबरों में इतना ही। आप मुझे ट्विटर पर फॉलो कर सकते हैं, मेरा ट्विटर हैंडल है @नीलू317। आप देखते रहिएगा सुनिए सच और बने रहिएगा सत्य हिंदी पर। थैंक यू सो मच। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।